Hello students, welcome to my channel True Dreamers Study Point. Today we are going to discuss about the lesson the French Revolution. We will discuss about the causes of the revolution. Okay, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आउटब्रेक हुआ इसका 1789 में और इस रिवॉल्यूशन को वर्ल्ड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना गया बिकॉज इट चेंज द वर्ल्ड ऑफ एंटायर यूरोप एंड द वर्ल्ड टू. इसे वर्ल्ड रिवॉल्यूशन किसने कहा था? रैमसे मुइर, जो ब्रिटिश थिंकर थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे और लिबरल पार्टी के वहां पर एक पॉलिटिशियन थे. ठीक है, अब ये क्यों हुआ? ये इस रिवॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डेस्पोटिक रूल ऑफ लुई 16 मैंने इसलिए यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि जो कॉन्टेम्पोरेरी रूलर था वहां पर उस समय वो कौन था? लुई 16 उस समय. तो इसीलिए डेस्पोटिक रूल, फ्रांस में तानाशाही, पूरी तरह से आर्बिट्रेरी रूल चल रहा था, लोगों का शोषण हो रहा था बहुत ज्यादा. तो इसलिए लोग एक निरंकुशता की जब सीमाएं पार हो गई तो लोगों ने वहां पर क्रांति शुरू कर दी. चलिए चर्चा करते हैं कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट. सबसे पहले इस रिवॉल्यूशन का जो कॉजेज थे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया होगा. कॉजेज क्या होते हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड इमीडिएट. बस एक नया कॉज यहाँ पर क्या है? दैट इज साइकोलॉजिकल कॉजेज. ओके, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में. सो पॉलिटिकल कॉजेज में फर्स्ट पॉइंट इज आर्बिट्रेरी रूल ऑफ लुई 16. आर्बिट्रेरी मीन्स निरंकुश, जिसे इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हैं? एब्सोल्यूट मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स जिस पर किसी का कोई वश ना हो, जो मोनार्क का मन कर रहा है वो करेगा. लुई 16 लग्जूरियस लाइफ जीता था, इजी गोइंग रूलर था. जिस चीज का उसका मन करता था, जो उसकी इच्छा होती थी, वो कानून बन जाता था. जो टैक्स वो चाहता था वो इम्पोज कर देता था और इससे सफरिंग किसकी बढ़ी? कॉमन पीपल की बढ़ी. ठीक है, आगे बात करते. इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इनएफिशिएंट था. इनएफिशिएंट क्यों था? दैट हैड नो एक्सपीरियंस. जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेट करने का. क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो पोस्ट थी, हायर पोस्ट इन द फ्रांस, उस समय पर उन पोस्ट को क्या किया जाता? ऑक्शन किया जाता था और उन पोस्ट को जो अमीर एरिस्टोक्रेट्स होते थे, नोबेल्स होते थे, उनके द्वारा खरीद लिया जाता था. किस लिए खरीदते थे? टू कलेक्ट द टैक्स. वो लोग खरीदते थे किस लिए? टैक्स कलेक्ट करने के लिए. और टैक्स कलेक्ट करने के लिए जब वो खरीदते थे, वो अपनी ड्यूटीज, उनकी इंटेलेक्चुअल क्या ड्यूटीज होती थी, उनका इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं होता था. वो केवल अपने लग्जरी की ओर ध्यान देते हैं. एंड एज मच एज दे कुड एस्टैब्लिश द टैक्सेस दे एस्टैब्लिश. ओके, ये भी रीजन था. नेक्स्ट था मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. पहला, इक्वल रूल किसी के लिए नहीं था. जस्टिस का कोई इक्वल रूल पूरी कंट्री में नहीं था. लगभग ऐसा कहा जाता है लगभग 400 सिस्टम ऑफ लॉज थे. सिस्टम ऑफ लॉज कितने थे? 400. अलग अलग पार्ट में अलग अलग रूल एनफोर्स थे. तो वहां पर एक बहुत बड़ी मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मीन्स एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा होना. कुछ भी क्लियर नहीं था. लोगों को बड़ी परेशानियां होती थी. जो हायर क्लास होती थी, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने फ्रेंच स्टेट को डिवाइड किया, क्लर्जी, नोबेल्स एंड कॉमन्स. तो ये जो क्लर्जी और नोबेल्स होते थे, ये प्रिविलेज क्लास होती थी, विशेष क्लास. इनके लिए कोई कानून नहीं होता था, ना इन्हें कभी कोई पेशी के लिए जाना पड़ा, कोई भी ट्रायल नहीं होता था. नो मैटर, बस ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन था. अपर क्लास पूरी तरह से प्रिविलेज में थी. ठीक है. वीक एंड इनकैपेबल मोनार्की. जितने भी मोनार्क आए, लुई 13 के जितने भी सक्सीजर्स आए, वो केवल आर्बिट्रेरी नहीं थे, उसके साथ वो इजी गोइंग थे, कावर्ड थे और फुलिश थे. तो इन लोगों का क्या था? वीक एंड इनकैपेबल मोनार्की. ये लोग बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे. ये बस इजी गोइंग की बात करते थे और जो हायर पोस्ट होती थी उन्हें क्या कर देते थे? ये ऑक्शन कर देते थे और वहां से बहुत सारा पैसा लेकर अपनी लाइफ आराम से जीते थे. एक्सपेंसिव मोनार्की. एक्सपेंसिव मोनार्की ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. लुई 14 के द्वारा पेरिस से थोड़ा दूर
एक पैलेस बनाया गया, पैलेस ऑफ वर्साइल के नाम से, जो आज भी है पैलेस ऑफ वर्साइल के नाम से। वो पैलेस ऑफ वर्साइल जब बनाया गया तो उसकी कीमत उस समय थी कितने रुपए 10 करोड़। 10 करोड़ की लागत से वो बनाया गया और ये पूरा का पूरा पैसा किससे वसूल किया गया? कॉमन से, एज टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। टैक्स की फॉर्म में पैसा सारा वसूल किया गया कॉमन से। सो ये भी एक रीजन था। एक्सपेंसिव मोनार्की थी, लोगों के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन इन जो ये मोनार्क थे इनकी लग्जरियस लाइफ को पूरा करने के लिए ये लोग एक्स्ट्रा टैक्स पे करते थे और एक समय के बाद ये पूरी तरह से क्या हो गए? अनसेटिस्फाइड हो गए। नेक्स्ट है दैट इज एब्सेंस ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी किसी भी डिपार्टमेंट की नहीं थी। जैसे अगर बात की जाए लॉज की बात की जाए तो नहीं था, टैक्स की बात की जाए तो नहीं था, जुडिशियरी की बात की जाए नहीं था, मींस कोई भी डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। और यही रीजन रहा कि जो मोनार्क था उसके पास जो एब्सोल्यूट कंडीशन थी या जो एक्चुअल सिचुएशन थी वो फ्रांस की नहीं जा पाई या वो उससे अनजान था, क्योंकि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी किसी भी एरिया की नहीं थी। अब इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? किंग, क्वीन, फॉलोअर्स, राजा, रानी, उसके बहुत हजारों फॉलोअर्स और कई लाख कॉमन पीपल की जान चली गई। ये क्रांति थी। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल कॉजेस। इस रिवॉल्यूशन के सोशल कॉजेस क्या क्या थे? सोशल कॉजेस ऐसे थे कि फ्रेंच स्टेट था, जो फ्रेंच स्टेट था वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड था। दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज क्लर्जी, नोबल्स एंड थर्ड इज कॉमन्स। तो ये जो क्लर्जी और नोबल्स थे ये कितने थे? ये 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन थे। टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट थे? 10%। लेकिन जो वेल्थ ये यूज कर रहे थे कंट्री के दैट वाज 40%। दैट वाज 40%। अब बात की जाए कॉमन्स, तो कॉमन्स कितने थे? 90%। जो कॉमन पीपल थे वो कितने थे? 90%। और उनके पास जो वेल्थ आती थी कंट्री की अलिटिल, बहुत कम वेल्थ आती थी। तो यही रीजन रहा क्लर्जी और नोबल्स। क्लर्जी की भी 2 पार्ट थे। अगर क्लर्जी की बात की जाए तो अपर क्लर्जी एंड लोअर क्लर्जी। जो अपर क्लर्जी था वो क्या था? प्रिविलेज क्लास था। और ये कौन सा था? एक्सप्लॉइट क्लास। क्लर्जी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, अपर क्लर्जी और लोअर क्लर्जी। जो अपर क्लर्जी था वो प्रिविलेज क्लास था और लोअर क्लर्जी एक्सप्लॉइट क्लास था। लोअर क्लर्जी काम बहुत ज्यादा करता था और उसको जो उसके बदले में जो उसे रेम्यूनरेशन मिलता था दैट वाज क्वाइट लो। और ये लोग पूरी प्रिविलेज में अपनी लाइफ को जीते थे। तो सोशल कॉजेस क्या थे भाई? क्लर्जी और नोबल 10%, पॉपुलेशन 40%। ना ये कोई टैक्स पे करते थे, ना कोई ड्यूटी परफॉर्म करते थे स्टेट के लिए, कुछ नहीं करते थे। वो केवल कुछ विशेष व्यक्ति थे। ये चर्च वाले व्यक्ति थे क्लर्जी, और ये नोबल्स कौन थे? सामंत, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रूल करते थे। इसीलिए इनको ना तो कोई टैक्स देना पड़ता था, ना ये कोई ड्यूटी परफॉर्म करते थे स्टेट के लिए। सारा का सारा भार किसके ऊपर आता था? दैट लेट द हेड ऑफ कॉमन्स। यही रीजन रहा सोशल कॉज क्या था रिवोल्ट का, कि एक समय के बाद कॉमन्स बड़े परेशान हो गए, उनके पास पैसा नहीं था, ऊपर से महामारी फैल गई फ्रांस में, तो लोगों की जो संतोष है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। एंड दे लीड टू आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या थे? इकोनॉमिक कॉजेस हैवी डेट्स। हैवी डेट्स, फ्रांस पर उस समय कर्ज इतना बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा। फ्रांस बहुत ज्यादा कर्ज में दब गया था। इसके रीजन क्या थे? इसके रीजन उसके रूलर थे। जो लुई 13 थे, उनके जो सक्सीजर थे वो केवल आर्बिट्रेरी नहीं थे, वो छिचोरे थे एक तरह से। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो छिचोरे थे। They squandered the wealth of the France in their luxurious and foolish activities. Warlike policies, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी खराब पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की जिससे लोगों को बहुत ज्यादा सफरिंग
बढ़ गई। तो हैवी डेप्ट क्या हुआ, जब लुई 14 आए वहां पर तो उन्होंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी, उन लड़ाइयों में खर्च बहुत ज्यादा हुआ और खर्च की वजह से फ्रांस कर्ज में दब गया। इसके बाद लुई 15 ने एक लड़ाई लड़ी 7 इयर्स वॉर, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैंने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को आप देख ले। 7 इयर्स वॉर वाली लड़ाई लड़ी लुई 14 ने। लड़ाई लड़ने के बाद क्या, लुई 15 ने लड़ाई लड़ने के बाद फ्रांस पे बहुत ज्यादा कर्ज हो गया और इस 7 ईयर वार में क्या हुआ, फ्रांस की हार हुई और जितनी भी कॉलोनीज फ्रांस की अमेरिका में थी वो सभी कॉलोनीज क्या हो गई, पूरी तरह से उसके कब्जे से बाहर हो गई और इंटरनेशनल स्टेटस जो था फ्रांस का वो बहुत बुरी तरह से लोअर स्टेटस हो गया। लुई 16 ने क्या किया, लुई 16 ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया। क्यों किया, क्योंकि वो वॉर किसके खिलाफ था, इंग्लैंड के खिलाफ, और फ्रांस इंग्लैंड से पहले ही विरोध में था। तो जब अमेरिका ने इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी इंडिपेंडेंस की, तो फ्रांस ने उसकी मदद की, लुई 16 ने मदद की, नो मैटर। लेकिन उसके एवज में फ्रांस को बड़ी कीमत क्या चुकानी पड़ी कि फ्रांस एक तरह से बिल्कुल ब्रिंक ऑफ बैंकरप्टेसी, मतलब पूरी तरह से कंगाली की कगार पर आ गया। और अब सिचुएशन ये थी कि फ्रांस के पास उस समय कर्ज कितना था, 8 करोड़ डॉलर्स का कर्ज था फ्रांस पर उस समय। और फ्रांस की लगभग आधी जो फ्रांस की इनकम थी वो किसमें जाती थी, इस कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने में। नेक्स्ट था डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, मैंने पहले भी बताया। क्लर्जी और नोबल्स टैक्स नहीं देंगे, प्लस ये वेल्थ बहुत ज्यादा यूज करेंगे और कॉमन्स को टैक्स देना पड़ेगा। जो भी नई पॉलिसी ये चाहेंगे वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर देंगे, एस्टेब्लिश कर देंगे, एनफोर्स कर देंगे और उसका भार किसे ढोना पड़ेगा, कॉमन्स को। तो सिस्टम ऑफ टैक्स क्या था, पूरी तरह से डिफेक्टिव था, कोई इक्वल टैक्सेशन किसी के लिए नहीं था, पूरा का पूरा। दूसरा, जो टैक्स लेने के जो राइट्स थे उनको क्या किया जाता था, उनको भी ऑक्सेंड किया जाता था। और जिन लोगों के पास टैक्स लेने का अधिकार आता था उन्हें क्या कहा जाता था फ्रांस में उस समय, फार्मर्स। ये जो फार्मर्स थे ये लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल करते थे और लोगों की सफरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये भी एक रीजन था रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉज में कई सारे साइकोलॉजिकल कॉज जो थे, उसमें सबसे मेन जो रोल था वो किसका था, इसे मैं यहां पर लिख देता हूं, फ्रेंच फिलोसफर। जो फ्रेंच फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, राइटर्स थे, उन लोगों की अहम भूमिका थी। साइकोलॉजिकल कॉजेस क्या थे, इन फिलोसफर्स ने एक तरह से अपनी राइटिंग्स में क्या किया, फ्रेंच मोनार्क की जो बैड पॉलिसीज थी, वर्स्ट पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज को एक्सपोज किया। सबसे पहले मोंटेस्क्यू क्या था, मोंटेस्क्यू पूरी तरह से प्रभावित थे इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से। इन्होंने एक बुक बनाई स्पिरिट ऑफ लॉज, ये लॉ अबाइंडिंग थे। इन्होंने लोगों को गहरी नींद से जगाया, इन्होंने लोगों को यह बताया कि फ्रांस में जो हो रहा है वो आपके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है और इन्होंने पूरी तरह से फ्रेंच मोनार्की को एक्सपोज कर दिया। नेक्स्ट वोल्टेयर एक ये कहते थे कि द सर्विस ऑफ ह्यूमन इज सर्विस ऑफ गॉड, ठीक है। और ये भी पूरी तरह से इंग्लैंड जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था उससे पूरी तरह प्रभावित थे। ये चाहते थे कि जो पावर्स हैं उनका क्या हो, सेपरेशन हो। मींस एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसा मैंने यहां बताया था, मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। उसके बाद फिर कौन है, रोसो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है रूसो ने फ्रांस में क्रांति में साइकोलॉजिकल अगर कोशिश की बात की जाए तो फिलोसफर्स जितने भी थे, रूसो ने पूरी तरह से पलट कर रख दिया था फ्रेंच मोनार्की को बाय हिज राइटिंग। वो एक इंडिपेंडेंट राइटर थे, उन्होंने एक बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो चाहते थे कि जितने भी पुराने ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं
जितने भी धर्म के आधार पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उन सभी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और नेक्स्ट थे फोर्थ डिडेरोट। डिडेरोट उन्होंने एक बुक लिखी थी, फेमस बुक थी उनकी एनसाइक्लोपीडिया, जो 1792 में इन्होंने भी कहा था कि फ्रांस में सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर हो जाएगी फ्रांस की। और इन लोगों की राइटिंग से, जितने भी चारों के चारों राइटर्स हैं और भी कई सारे फिलोसफर्स थे, उन सभी की राइटिंग से लोगों को क्या हुआ, लोग जो थे वो जागरूक हुए बहुत ज्यादा। और यही रीजन रहा साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट इसका एक साइकोलॉजिकल कोर्स क्या रहा, इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने बताया लुई 16 ने इंग्लैंड से बदला लेने के लिए अपनी सेना को कहां भेजा, अमेरिका। अमेरिका ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अमेरिका उस लड़ाई को जीत गया। और जो फ्रेंच सोल्जर्स लुई 16 ने अमेरिका भेजे थे, वो सोल्जर्स को क्या रहा, जब वो सोल्जर्स लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें पता चला कि हम लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इंडिविजुअल फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम फ्रेटर्निटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाईचारे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये कंट्री जो है अमेरिका वो पूरी तरह से क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट। तो जो सोल्जर्स थे, जब वो सोल्जर्स अमेरिका से फ्रांस वापस आए, उन्होंने क्या अपने कलीग्स को ये बताया कि जो हम लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई इसलिए थी कि वहां पर हर व्यक्ति चाहता था कि मेरे खुद के स्वयं के कुछ अधिकार हैं जिन्हें ना तो मुझसे कोई शासक छीन सकता है, ना मुझसे कोई किसी और तरह का नोबेल या क्लर्जी छीन सकता है। तो उन सोल्जर्स ने फ्रांस में क्या किया, उन सोल्जर्स ने फ्रांस में एक लहर दौड़ा दी, किसकी, इंडिविजुअल लिबर्टी और इंडिविजुअल फ्रीडम की। ये भी एक कोज रहा। और नेक्स्ट था इमीडिएट कोज। इमीडिएट कोज क्या रहा, 1789 तक आते आते क्या हुआ, जो फ्रांस था उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वहां पर टैक्सेशन को बढ़ाना ही पड़ा। अब बढ़ाने टैक्सेशन, जैसे लुई 16 ने टैक्स बढ़ाया तो जो ये कॉमन्स थे ये भड़क गए पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि वी आर अनेबल टू पे एनी मोर टैक्स। अब जो फ्रेंच स्टेट की मीटिंग काउंसिल कभी 1614 में बुलाई गई थी, उसके बाद कोई वहां पर काउंसिल, फ्रेंच स्टेट की कोई काउंसिल ऑफ मीटिंग असेंबली नहीं बुलाई गई थी। वो कब बुलाई गई, 1614 के बाद 1789 में। वो भी क्यों, मजबूरी में बुलानी पड़ी, किसे, लुई 16 को। जब लुई 16 ने बुलाया तो लुई 16 ने कहा कि फ्रांस की फाइनेंशियल स्थिति को उबारने के लिए मैं प्रिविलेज क्लास पर टैक्स लगा रहा हूं। लेकिन उस काउंसिल ने, जो काउंसिल को बुलाया था, काउंसिल ने पूरी तरह से मना कर दिया। काउंसिल ने कह दिया कि आपके पास ये अधिकार नहीं है टू एनफोर्स अ टैक्स। जैसे मैंने बताया, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, टैक्स बॉडी, वहां पर कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये टैक्स को एनफोर्स करने का किसका अधिकार है, फ्रेंच स्टेट। अगर स्टेट जनरल्स चाहेंगे, अगर स्टेट जनरल्स चाहेंगे तो टैक्स यहां पर एनफोर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो क्लर्जी के टैक्स, जो क्लर्जी का कौन थे, स्टेट जनरल, उन्होंने भी मना कर दिया। नोबेल्स के स्टेट जनरल्स थे, उन्होंने भी मना कर दिया। तो कॉमन्स को क्या हुआ, कॉमन्स ने कहा व्हाई शुड वी ओनली पे द होल ऑल टैक्सेस। तो इस तरह से ये रीजंस थे किसके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। पूरी अच्छी तरह से बुक को पढ़िए, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम।